नमस्कार, आप हैं ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कल की तैयारी। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो है टीसीएस के दूसरी तिमाही के नतीजे और मुनाफा साल दर साल 14% बढ़ा है। बाकी नतीजे कैसे आए हैं, करते हैं इसका पूरा विश्लेषण। हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, बताएं टीसीएस के दूसरी तिमाही के नतीजों के नंबर्स कैसे आए? नतीजे मार्केट के उम्मीद के मुताबिक ही थे। बाजार ने जितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया था कि 9,600 प्लस करोड़ रुपए का प्रॉफिट आएगा, कुल मिला के 9,624 करोड़ रुपए का कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया है। साल दर साल अगर आप इसकी ग्रोथ देखते हैं तो ये 14% के आसपास है। अब आते हैं आय पे, रेवेन्यू पे। वो है 46,867 करोड़ रुपए की और मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था करीब 47,000 करोड़ रुपए के आसपास की आय होगी। तो स्लाइटली आय का आंकड़ा थोड़ा सा मिस है, बट ये फिर भी ठीक माना जाएगा। अब आते हैं तीसरा इसके मार्जिन्स पे। इनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स आए वो आए हैं 25.6% का और मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 26% के आसपास के मार्जिन्स होंगे, लेकिन टफ कोविड का फेज निकालने के बाद तो इस तरह के मार्जिन्स भी मार्केट थोड़ा वेलकम ही करेगा। इसको भी इन लाइन ही समझा जा सकता है। तो तीनों पॉइंट्स, प्रॉफिट के टर्म्स पे, रेवेन्यू के टर्म्स पे और मार्जिन्स के टर्म पे, आप इन लाइन ही इसको समझिए। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन नहीं आया, जितना बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था उतना ही आया है। अब इन्होंने जो नए क्लाइंट्स जोड़े हैं वो जोड़े हैं, करीब 5 नए क्लाइंट्स जोड़े हैं। तो इनके नए क्लाइंट्स की संख्या जो जुड़ने की होगी वो हो गई 54 और इसमें $100 मिलियन वाले जो नए क्लाइंट्स जुड़े हैं वो है 17 नए जोड़ने के बाद वो 114 का आंकड़ा हो चुका है। हेड काउंट्स, जो नए लोग इन्होंने अपने साथ जुड़े हैं Q2 के अंदर जो इन्होंने बताया वो 19,690 लोगों को इन्होंने जगह दी है। और इनका जो डिवीजन, जो एट्रिशन वाला हिस्सा, यानी कि लोग कितनी जल्दी नौकरी बदलते हैं, तो टीसीएस लोवेस्ट है इस एट्रिशन के अंदर और उसका जो आंकड़ा है वो है 11.9% का, यानी कि हर 100 में से सिर्फ 11 लोग ऐसे हैं जो इनकी कंपनी में आके एट्रिशन यानी कि नौकरी बदलते हैं। ₹7 पर शेयर का कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। मैं अब आपको इंडस्ट्री और मार्केट के हिसाब से बता देता हूँ कि कहाँ पर इन्होंने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। इंडस्ट्री के हिसाब से जो इनका वर्टिकल बढ़ा है वो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में है, जहाँ पे 21% की इन्होंने ग्रोथ दिखाई है। दूसरा है लाइफ साइंसेस का, जहां पे 19% की ग्रोथ, रिटेल में करीब 18% और बीएफएसआई सेगमेंट जहां पे इनका अच्छा पकड़ है वहां पे इन्होंने 17% की ग्रोथ दिखाई है। सबसे ज्यादा मार्केट जो इन्होंने गेन किया वो नॉर्थ अमेरिका, 17.5% की ग्रोथ है। यूके के अंदर करीब 15% की ग्रोथ आई है और भारत में इन्होंने जो ग्रो किया है वो करीब 20% के आसपास की ग्रो की है। और अफ्रीका वाला कारोबार भी इनका करीब 13-13.5% के आसपास बढ़ा है। तो हेडकाउंट्स के तौर पर ठीक इन्होंने हेडकाउंट्स जोड़े हैं, मार्जिन्स ठीक हैं, रेवेन्यू ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इन द लाइन है। तो ज़्यादा खराब नहीं, ज़्यादा अच्छे नहीं, जो मार्केट ने जो एक्सपेक्ट किया था ठीक वैसे ही नंबर्स टीसीएस की Q2 के अंदर आते हुए दिखे। स्टॉक पर कितनी सलामी देते हुए दिखाई देगा? ज़्यादातर एक्सपर्ट्स जिनसे हमने बातचीत की है उन सबका ये मानना है कि ये जो भाव इस समय दिख रहे थे, 2-4 दिन से मार्केट के अंदर तेजी भी थी और टीसीएस का शेयर करीब 5% भी चल चुका है, 3.5% चल चुका है 3 दिन के अंदर ही। तो ये काफ़ी हद तक डिस्काउंटेड था। तो हो सकता है सोमवार को या तो ये शेयर थोड़ा फ्लैट खुले या फिर हल्का मुनाफा वसूली कराए। उस समय ग्लोबल मार्केट्स भी देखना होगा कि वो कैसे दिखाते हैं, लेकिन नंबर्स के बेसिस पर, क्योंकि इनलाइन नंबर्स हैं, तो हल्की प्रॉफिट बुकिंग भी संभव है। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का सब मानना है। चलिए, शुक्रिया पूरे एनालिसिस के लिए डिम्पी। लेकिन आप किस तरह की रणनीति बनाएंगे अगले हफ्ते स्टॉक में, जानेंगे हमारे जानकारों से इस शो में आगे। लेकिन चलिए, आज कुल मिला के बाजार में कारोबार कैसा हुआ इस पर थोड़ा सा हम डाल लेते हैं नजर। क्रेडिट पॉलिसी के बाद आज बाजार में जोरदार तेजी हमने देखी। निफ्टी रिकॉर्ड स्तर पे बंद हुआ है। मिड कैप इंडेक्स ने नया शिखर भी बनाया है। बाजार का पूरा एक्शन बता रहे हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। आज मॉनेटरी पॉलिसी का जो है इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था और बाज़ार के इम्पैक्ट के बारे में मैं आज बात करूंगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो निफ्टी जो थी वो रेंज बाउंड थी, ऑलमोस्ट 17,850 से लेकर 17,950 लेवल्स की थी ओवरऑल। लेकिन निफ्टी में गेन ज़रूर आया था, वो रिलायंस का कंट्रीब्यूशन था। स्टॉक दिन का ऑलमोस्ट 4% का हाई देखने को मिला था। निफ्टी बैंक इंडेक्सेस की बात करें तो पूरी सपाट थी दिन भर के ट्रेड में। पीएसयू बैंक्स ले लीजिए या प्राइवेट बैंक्स ले लीजिए, ये सारे जो स्टॉक्स थे ऑलमोस्ट -1% से लेके 1% तक एक रेंज में मूव कर रहे थे। हालांकि ओवरऑल जो फोकस था, बैंक्स ने डिस्काउंट कर दिया था कि एमपीसी से क्या एक्सपेक्टेशंस होंगे, लेकिन सारे फोकस जो है अभी अर्निंग सीजन में जो है तब्दील करने वाले हैं। थोड़ी बैंक्स की इम्पैक्ट्स भी बता दूं तो सबसे पहले आपके बंधन बैंक थे, आरबीएल बैंक थे, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक थे। ये सारे मिड साइज बैंक्स में भी 2 से लेकर 5% तक बढ़ोतरी देखने मिली।
हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के बारे में बात करें तो वो भी मोस्टली सपाट थे दिन के ट्रेड में। मुथूट फाइनेंस ले लीजिए, चोला फाइनेंस ले लीजिए, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ले लीजिए या LIC हाउसिंग फाइनेंस ले लीजिए, लेकिन थोड़ी सी मुनाफा वसूली ज़रूर देखने मिली है। पर ये MPC इम्पैक्ट के कारण नहीं भी हो सकती है, लेकिन जो आपके गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है, शोभा है, ओबरॉय रियल्टी है, DLF है, इनमें एक अच्छी तेज़ी देखने मिली थी, लेकिन आज जो है मुनाफा वसूली देखने मिली है। तो ओवरऑल जो है मार्केट्स ने डिस्काउंट कर दिया था आपके MPC की इम्पैक्ट को। चलिए, ये था आज का बाजार का पूरा हाल। लेकिन चलिए, आज हमने देखा क्रेडिट पॉलिसी आई है और RBI गवर्नर शक्तिकांता दास का महंगाई और GDP ग्रोथ पर क्या कहना है, उनसे सुनते हैं। Based on an assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions and the outlook, the MPC voted unanimously to maintain status quo with regard to the policy repo rate and by a majority of 5-1 to retain the accommodative policy stance. Consequently, the policy repo rate remains unchanged at 4% and the stance remains accommodative as long as necessary to revive and sustain growth on a durable basis and continue to mitigate the impact of COVID-19 on the economy while ensuring that inflation remains within the target going forward. The marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate remain unchanged at 4.25%. The reverse repo rate also remains unchanged at 3.35%. तो चलिए, आज क्रेडिट पॉलिसी में क्या कुछ खास निकल कर आया है, क्या हाइलाइट्स रही हैं, जानते हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी से। RBI की पॉलिसी में कुछ नेगेटिव सरप्राइज देखने को नहीं मिला, जो कि एक अच्छी बात थी, और जो अनुमान कर रहे थे वैसा ही स्टेटमेंट यहाँ पर निकल कर आया है। ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं की गई, अकोमोडेटिव स्टैंस RBI की तरफ से बरकरार रखा गया है और देश की ग्रोथ में सुधार देखने को मिल रहा है। ये RBI के कुछ अहम बयानों में से एक था। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि इकोनॉमी में धीरे धीरे रिकवरी देखने को मिल रही है, लिक्विडिटी को लेकर बाजार को कोई झटका नहीं देना चाहेंगे, इस तरह के बयान भी यहाँ पर निकल कर आए। तो लिक्विडिटी के फ्रंट पर भी वो कुछ जो भी कदम उठाएंगे वो धीरे धीरे ही उठाएंगे, जिससे मार्केट में कोई नेगेटिव सरप्राइज यहाँ पर देखने को ना मिले। इसके अलावा GDP को लेकर RBI का बयान था कि FY 2021 के लिए जो 9.45% टारगेट जो तय किया था वो बरकरार रखा है। और महंगाई को लेकर काफ़ी पॉजिटिव बयान था। महंगाई दर अनुमान FY 22 के में कमी कर दी है, 5.7% से घटाकर 5.3% कर दिया है। तो ये कुछ पॉजिटिव बयान थे RBI की तरफ से। एक आध नेगेटिव बयान भी थे, वो भी हम आपको बता देते हैं। इसमें कच्चे तेल और कमोडिटी के दाम में बढ़त से आने वाले समय में उनका कहना है कि महंगाई पर असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा GSAP यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम की आगे जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कहना था RBI का। वैसे इसका इतना ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि शॉर्ट टर्म के लिए इसका असर देखने को मिल सकता है। आउटपुट अभी भी प्री कोविड लेवल से कम है, ये भी उनका कहना था। और अर्थव्यवस्था में रिकवरी एक समान नहीं है, यानी कि कुछ एक आध सेगमेंट है जहाँ पर कि काफ़ी अच्छी रिकवरी हो रही है, वहीं कुछ कुछ जगह अभी भी धीमी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये कुछ आज अहम बयान थे RBI की पॉलिसी स्टेटमेंट से निकल कर आए। RBI की पॉलिसी से बाजार को कितना फायदा होगा, फेस्टिव सीजन में इसका कितना असर हम पड़ता हुआ देखेंगे, इस पर क्या कहना है ICRA की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर का, ये आपको सुनाते हैं। बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड लाइंस पे पॉलिसी थी कि रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट और स्टांस तीनों में कोई चेंज नहीं किया गया। एज एक्सपेक्टेड सारा जो मूवमेंट था वो लिक्विडिटी की साइड पे था, और जो सब अनाउंस हुआ उसके बाद भी RBI गवर्नर ने बहुत केयरफुली और बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया है कि अभी भी जो भी आगे जाके मूवमेंट होंगे वो ग्रेजुअल और कैलिब्रेटेड होंगे, कोई भी सरप्राइजेस नहीं होंगे मार्केट के लिए। तो आई थिंक ये काफी कंफर्ट देगा ओवरऑल सेंटिमेंट को। एंड लिक्विडिटी नॉर्मलाइजेशन इवेंचुअली तो होना ही है, तो ये तो मार्केट एक्सपेक्ट कर ही रहा था। पॉइंट इज ओनली कि कब होगा। अब जैसे कि अगले 2 महीने में पूरा फेस्टिव सीजन भी हो जाएगा, Q2 का GDP डेटा भी आ जाएगा, और थोड़ा और जो इन्फ्लेशन का इनवर्ड डेटा होगा उससे ये क्लियरिफाई होगा कि जो सडन डिप आया है अगस्त के प्रिंट में, CPI इन्फ्लेशन के प्रिंट में, वो कितना सस्टेनेबल रहता है जब कोर प्रेशर्स और जो फ्यूल बकेट है वहां पे प्रेशर्स बढ़ रहे हैं।
तो मेरे हिसाब से अभी आज की पॉलिसी को सुनकर मैं ये नहीं कहूंगी कि रिवर्स रिपो हाइक जरूर होगा दिसंबर की पॉलिसी में। आई थिंक अभी भी बहुत ही इनकमिंग डेटा पर डिपेंड करेगा कि कब रिवर्स रिपो की हाइक करी जाती है, दिसंबर में या फरवरी में। और अकोमोडेटिव स्टांस तो डेफिनेटली हम फरवरी के पहले चेंज होता हुआ नहीं देख रहे हैं। इसके अलावा कोटक एएमसी की लक्ष्मी अय्यर ने कहा है कि आरबीआई की पॉलिसी ग्रोथ को बढ़ावा देगी। क्लियरली ऐसा लग रहा है कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसी है और जो लिक्विडिटी भी जो उन्होंने नॉर्मलाइज करना चाहा है वो कंटिन्यूसली यही कह रहे थे कि ये मार्केट के फीडबैक के हिसाब से हुआ है, तो उनको कोई यू टर्न लेने का कोई इरादा नहीं है। साथ ही साथ इन्फ्लेशन के जो फोरकास्ट है, जो पिछले जो प्राइसेस में हमने नमी देखी है, खरीद की आउटपुट जो है वो भी ठीक ठाक रही है, जिसके बारे में गवर्नर ने भी काफी खुलासा किया। उसके चलते उन्होंने आउटलुक भी ऑन द लोअर साइड किया है, तो पूरे साल का फोरकास्ट जो है, जो 5.70 था उसको 5.30 कर दिया है। तो ये सब जैसे मैंने कहा काफी ग्रोथ को इम्पेटस ना छूट जाए, ऐसा एक पॉलिसी है। और साथ ही साथ लिक्विडिटी को नॉर्मलाइज करना है, ये मन में तो ठान लिए इन्होंने, लेकिन द वर्ड हियर इज ग्रेजुअल एंड नॉन डिसरप्टिव। तो हमारे हिसाब से ये पॉलिसी काफी ठीक ठाक रही है, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन, नो मेजर नेगेटिव सरप्राइजेस। और मार्केट भी खूब सारा नेगेटिव नहीं है, बहुत ही रेंज बाउंड 1-2 बेसिस पॉइंट यहाँ वहां हुआ है, क्योंकि मार्केट ने इसको हालांकि डिस्काउंट कर दिया था। एक छोटी सी नेगेटिव बात थी, बहुत नेगेटिव नहीं है, उन्होंने जो जीसैप था, जो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी बाइंग प्रोग्राम थी आरबीआई की, वो उन्होंने रिप्लेस नहीं किया ऑपरेशन ट्विस्ट के साथ। तो वो एक छोटी सी जो नेगेटिव बात है, जिसकी वजह से बाजार निराश है, बट आई थिंक वो शॉर्ट लिव रहेगा। चलिए, अब वक्त आ गया है आपको अगले हफ्ते के लिए तैयार करने का और मेहमानों से मिलाने का। तो हमारे साथ प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के हेड रिसर्च अविनाश गोरक्षकर हैं और साथ ही टेक्निकल चार्ज पे आपको तमाम राय देंगे। हमारे साथ हैं अमित भुप्तानी। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। तो अविनाश जी, आपके पास आऊँगी सबसे पहले। काफ़ी एक्शन भरा दिन आज का, पॉलिसी हुई, टीसीएस के नतीजे आए, एयर इंडिया की घर वापसी हुई है। अब ऐसे में एक एक मुद्दों पर हम बात करेंगे। अगले हफ्ते के लिए ट्रिगर्स आपके लिहाज से आज के दिन के तर्ज पे क्या हो सकते हैं? मुझे लग रहा है कि कविता, जो टीसीएस के नंबर्स आ गए हैं वहां पे मार्केट डेफिनेटली क्लोजली वॉच करेगा, क्योंकि टीसीएस पहली कंपनी है जिन्होंने कॉर्पोरेट सीजन शुरू किया है। आई थिंक अगर हम ओवरऑल प्रॉफिट का ग्रोथ देखें, मार्जिन देखें, तो डेफिनेटली नतीजे इन लाइन है। आज 8 PM को कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल है, तो ऑब्वियसली एनालिस्ट एक्सपेक्ट करेंगे कि डिमांड सिचुएशन और जो नए क्लाइंट रोल आउट है वहां पे एग्जीक्यूशन कितना जल्दी होगा, क्लाउड और डिजिटल का एरिया में टीसीएस किस प्रकार से अपने को पोजीशन कर रहा है। तो यहाँ पे अगर होपफुली पॉजिटिव कमेंट्री मैनेजमेंट से आती है, तो आपको आने वाले हफ्ते में टीसीएस में और सारे आईटी कंपनीज में फोकस मिलेगा। रही बात नतीजों की, तो मुझे लग रहा है कि जो कैपिटल गुड्स, सीमेंट और जो ऑटो कंपोनेंट वाली जो कंपनी है, यहाँ पे आपको अच्छी मीडियम तेजी देखने को मिलेगी। बट ओवरऑल जो इंडेक्स का आउटलुक है, मुझे लग रहा है कि नतीजे अगर उम्मीद से बेहतर आते हैं, तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि हम लोग 18,000 के ऊपर भी जाने के लिए तैयार है। हालांकि एफआई के फ्लोज पिछले 2-3 दिनों से काफी खराब है, बट मुझे लग रहा है कि मार्केट्स डेफिनेटली अच्छी न्यूज अगर आती है तो इसके स्वागत डेफिनेटली इंडेक्स बढ़ने में करेगी। तो डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा और ओवरऑल इंडेक्स में आपको थोड़ी सी कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी। अमित, आपका टेक नतीजों पर? हम देखें यहाँ से निफ्टी और बैंक निफ्टी की मूवमेंट ओवरऑल ये पूरे हफ्ते में रही है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से निफ्टी का मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। जो हिसाब से हम आज देखें तो निफ्टी ने आज ऑल टाइम हाई भी ब्रेक करते हुए दिखा है 17,940 का। सो डबल टॉप भी आज के दिन में बनता हुआ दिखे 17,940। सो मैं कहूँगा यहाँ से एक बार निफ्टी आज नेक्स्ट वीक में जब भी हाई ब्रेक करे 17,940 और उसके ऊपर स्टेबल रहे हाफ एन आवर टू 1 आवर के लिए, तो मुझे लग रहा है तो वहाँ से बाई कॉल इनिशिएट करना चाहिए। मुझे लग रहा है 18,000 का लेवल बहुत ही जल्द हमें मार्केट में टूटते हुए दिखेगा और अपसाइड में जो हिसाब से ओआई की पोजीशन बनती हुई दिख रही है, वो हिसाब से लग रहा है कि अपसाइड में 18,150 से 18,200 का लेवल हमें क्विक मोमेंटम में दिख सकते हैं। क्योंकि जो हिसाब से हमने देखा है पूरे हफ्ते में जो भी सेलिंग प्रेशर आया था वो कंप्लीटली रिवर्स होते देखा और मैक्सिमम स्टॉक्स में हमें लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट होते हुए दिख रहे हैं। सो यहाँ से लग रहा है मार्केट मोमेंटम पॉजिटिव ही रहना चाहिए। एक कंडीशनल कॉल रहेगा 17,940 के ऊपर लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी है, अपसाइड में 18,200 के टारगेट के लिए। ऑलराइट, अविनाश जी, जिस तरह से आगाज हुआ है पूरे आईटी पैक में, अब आपका फोकस कहां पर होगा और किस तरह के नतीजों की उम्मीद आप कर रहे हैं?
नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए टीसीएस के नंबर्स आने के बाद इन्फोसिस हमको लग रहा है कि शायद मार्केट्स को पॉजिटिवली सरप्राइज करेगा। वो डॉलर गाइडेंस पे और मार्जिन्स पे और स्पेशली डिजिटल और क्लाउड में इन्होंने काफी काम किया है। तो हमारा मानना है कि टीसीएस के बाद मार्केट्स क्लोजली इन्फोसिस के नंबर्स वॉच करेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर गाइडेंस इंक्रीज होता है या मार्जिन्स आउटलुक पॉजिटिव होता है तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि इन्फोसिस दूसरा एक फ्रंटलाइन आईटी कंपनी का शेयर है जहाँ पे निवेशक दाव लगाने की कोशिश करेंगे। जैसे डिम्पी ने कहा कि टीसीएस में हो सकता है कि हल्की मुनाफा वसूली आए, क्योंकि शेयर रिजल्ट्स के पहले भाग चुका था। लेकिन अगर इन्फोसिस की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 1850 या 1870 ये लेवल्स डेफिनेटली इन द मीडियम टर्म देखने को मिलेंगे, और ये ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है। तो इन्फोसिस पे मैं चाहूंगा कि अगर किसी इन्वेस्टर को रिजल्ट्स के पहले भी लेना है तो यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। चलिए, अगर आपको रिजल्ट से पहले भी लेना है तो आप पोजीशन बना सकते हैं इन्फोसिस पर। अमित, आपका चार्ट क्या कहता है? आप किस लेवल पर खरीदारी या क्या आप खरीदारी की सलाह देंगे रिजल्ट से पहले? ओवरऑल आईटी सेक्टर्स के लिए इन्फोसिस का पैटर्न यहाँ से हम देखें तो 50 डीएमए के ऊपर क्लोज होते हुए दिखे हमें। यहाँ से डाउनसाइड में देखें तो जो हिसाब से बेस बन रहा है इन्फोसिस का, एक सपोर्टिव बेस बन रहा है, और अपसाइड में रेजिस्टेंस है जो हिसाब से इन्फोसिस का वो है 1740 का। सो मैं कहूँगा कि 1740 का लेवल एक बार ब्रेक हो रहा है उसके बाद ही लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी है, क्योंकि ओवरऑल आईटी सेक्टर के हम चार्ट्स देखें तो जो हिसाब से हमें दिख रहा है आईटी सेक्टर्स के चार्ट, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ से टीसीएस लग रहा है, क्योंकि टीसीएस का वीकली चार्ट देखें तो हमें फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। तो वो हिसाब से लग रहा है कि टीसीएस में तो लॉन्ग कॉल जनरेट करना चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए। इन्फोसिस के लिए कंडीशनर रहेगा 1740 के ऊपर लॉन्ग कॉल जनरेट करो 1800 टारगेट के लिए। चलिए, तो यहाँ पर इन्फोसिस पर दोनों ही हमारे आज के मेहमान आपको कॉल देते हुए, लेकिन अविनाश हम बात करेंगे एयर इंडिया की घर वापसी की। इस खबर को आप सबसे पहले बाजार के लिहाज से कैसे देख रहे हैं, ये समझाएं। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये पहले तो टाटास के लिए एक बहुत हिस्टोरिकल मोमेंट है, क्योंकि रतन टाटा ने आज ट्वीट की है कि वेलकम बैक, तो उसका मतलब टाटास के लिए तो वो एक इमोशनल मोमेंट है। और रही बात बिजनेस इकोनॉमिक्स की, तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि उनको टर्न अराउंड करने में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि काफी कर्जा बैलेंस शीट पे है, काफी बड़ी एम्प्लॉय फोर्स है। लेकिन एविएशन मार्केट में कविता मुझे लग रहा है कि काफी बड़ा डेवलपमेंट है। अभी जो दो खिलाड़ी है, जो स्पाइस जेट और इंडिगो है, इनके लिए एक बार टाटा एविएशन सेक्टर्स में आते हैं तो वो बड़ा दिग्गज कॉम्पिटिटर प्रूव होगा। और मेरे ख्याल से मार्केट्स डेफिनेटली उम्मीद करेगी कि कहीं ना कहीं एयर इंडिया एक बार है तो ऑब्वियसली कस्टमर्स को बेनिफिट मिले, और ये दोनों कंपनीज को अगर होपफुली ये सक्सेसफुल होते तो इनको दिक्कत रहेगी। एविएशन मार्केट में मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में थोड़ी कंपटीशन बढ़ेगी, क्योंकि टाटा आने के बाद आपको सर्विस स्टैंडर्ड्स और प्राइसिंग इसमें जरूर काफी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेगी, और जो कस्टमर्स के लिए बेनिफिट रहेंगी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एविएशन सेक्टर के लिए थोड़ी सी तकलीफें बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं कि कंपटीशन बढ़ेगा। बिल्कुल, तो ऐसे में फिलहाल थोड़ा सा वेट एंड वॉच स्थिति रखे अविनाश। नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ, देखो अभी वैसे भी क्रूड की कीमतें रिकॉर्ड हाई पे चल रही है, तो ये कंपनीज का जो बिजनेस चलता है वो ज्यादातर क्रूड के प्रॉफिटेबिलिटी पे चलता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहिए। इंडिगो, स्पाइस जेट, ये दोनों कंपनीज में लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो काफी बढ़िया है, बट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लगे। अविनाश, आपके चार्ट्स क्या कहते हैं? अमित, माफ कीजिएगा। ओवरऑल हम देखें तो यहाँ से इंडिगो और वो सब की बात करें हम, तो थोड़ा बहुत प्रेशर में यहाँ से आते हुए दिख रहे हैं, पर सभी के सभी स्टॉक्स हम देखें तो एक सपोर्टिव रेंज पे प्ले आउट करता हुआ दिख रहा है। यहाँ से इंडिगो की बात करें हम स्पेशली, तो इंडिगो एक रेंज में प्ले बन गया है, जहाँ से हम रेंज देखें तो 1850 और अपसाइड में हम देखें तो 1990 का एक रेंज बन गया है। सो मैं कहूँगा यहाँ से नया पोजीशन क्रिएट करना है, तो 1990 के ऊपर निकले एक बार इंडिगो, उसके बाद ही लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी है। उसके पहले हमें एक डिप मिल सकती है डाउन साइड में 1890 के आसपास, तो मुझे लगेगा कि बाय ऑन डिप्स की सलाह रखनी चाहिए इंडिगो में। ओवरऑल हम देखें तो 2 हफ्ते से कंटिन्यूस एक सेलिंग प्रेशर हमें इंडिगो में दिख गया है, सो यहाँ से रिवर्सल का चांसेस हमें दिख सकते हैं। सो वेट करें, बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी 1890 के स्टॉप लॉस से। अविनाश, अभी अगर अगले हफ्ते की तैयारी हमें करवानी हो तो आपके हिसाब से ऐसे कौन से ट्रिगर्स हैं जिनका आप इंतजार कर रहे हैं, जो कि अहम होंगे नेक्स्ट वीक के लिहाज से? नहीं, पहले तो मैं समझता हूँ कि आज जो यूएस का जॉब्स का रिपोर्ट आया है कविता, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, और उसका इम्पैक्ट मार्केट्स पे डेफिनेटली आएगा, क्योंकि
आज रात कैसे डाउ परफॉर्म करेगा वो देखना पड़ेगा। तो जॉब मार्केट में जॉब रिपोर्ट्स का जो आंकड़ा आ गया है वो थोड़ा सा उम्मीद से नीचे आया है। इंडियन मार्केट्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि ज्यादातर मार्केट्स अभी स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी में ज्यादा ब्रॉड बेस रहेगी, क्योंकि नतीजों का सीजन है। तो मुझे लग रहा है कि जहां पे अच्छे नतीजे आते हैं, स्पेशली बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, ऑटो कंपोनेंट्स, जो कमर्शियल व्हीकल के जो प्लेज है वहां पे मार्केट नजर रखेगी, और नतीजे अगर अच्छे आते हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आपको काफी अच्छी मिलेंगी। तो मैं समझता हूँ कि आईटी, ऑटो कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड्स, ये सेक्टर्स डेफिनेटली आने वाले हफ्ते में अच्छा चलेंगे, और सारा एक्शन अर्निंग्स पे आएगा, क्योंकि जो मैक्रो न्यूज है वो तो ऑलरेडी अभी आज आरबीआई की पॉलिसी में आई है। तो मार्केट्स अभी आगे कंपनीज के नतीजे देखेगा और बिजनेस की कमेंट्री देखेगा, और उम्मीद से ज्यादा अगर नतीजे आते हैं तो डेफिनेटली मार्केट्स में आपको एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। अमित, आपने जो कॉल्स आज के लिए देनी है, उनके अलावा किस स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन का इंतजार आप अगले हफ्ते कर रहे हैं? जो सबसे पहला स्टॉक रहेगा मेरा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में मुझे एक लंबी तेजी लग रही है। हम देखें तो यहाँ से 7 महीने के कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। हमने देखा टाटा मोटर्स कंटिन्यूसली एक 7 महीने तक 250 से 350 के रेंज में प्ले आउट करते हुए देखा है। उसके बाद ये हफ्ते में हमने ब्रेकआउट आते हुए देखा है और एक वॉल्यूम ब्रेकआउट आते हुए देखा है। सो यहाँ से जो हिसाब से पैटर्न फॉर्मेशन बनती हुई दिख रही है, वो हिसाब से लग रही है टाटा मोटर्स अपसाइड में यहाँ से 450 से 450 का लेवल हमें नेक्स्ट वीक में दिख सकता है। सो लॉन्ग की पोजीशन टाटा मोटर्स में क्रिएट करनी चाहिए। जो ब्रेकआउट लेवल था 358 का, तो 358 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करो अपसाइड में 450 के टारगेट के लिए। ऑलराइट अविनाश, चलिए वक्त हो गया है आपकी आज की सलाह लेने का। ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आप निवेश की रणनीति या खरीदने की रणनीति सुझा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट मेरे दूसरे गेस्ट ने टाटा मोटर्स की बात की, कविता। मुझे ऐसी कंपनी पसंद है जो बेसिकली कमर्शियल व्हीकल को ही कैटर करती है, और उसका नाम है जमुना ऑटो। अभी ये कंपनी बेसिकली चैसी कंपोनेंट्स में नंबर 1 प्लेयर है। इनफैक्ट बिल्कुल कर्जा मुक्त है, और जिस प्रकार का परफॉर्मेंस टाटा मोटर्स ने दिखाया है, बाकी कमर्शियल कंपनीज ने दिखा है, हमको लग रहा है कि नॉट ओनली Q2 बट पूरा साल इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो मेरे ख्याल से अभी जो प्राइस करीबन 93-94 चल रहा है, यहाँ पे 150 रुपए का टारगेट मुझे लग रहा है अगले 6 से 8 महीने में पॉसिबल है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक्यूमुलेट करिए। नतीजों के पहले भी अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन पूरे 6-8 महीने में 150 रुपए का टारगेट है। तो ये मेरे साइड से एक अच्छा पोजिशनल पिक रहेगा, जो बेसिकली एक कमर्शियल व्हीकल का प्ले है, जो काफी बढ़िया है एट द करंट लेवल। चलिए, तो यहाँ पर 6 से 8 महीनों के लिए आप 150 का टारगेट दे रहे हैं जमुना ऑटो में। इसके अलावा किसी और क्षेत्र में आपकी कोई पिक, अविनाश? इनफैक्ट दूसरी एक कंपनी जो अभी हाल ही में जहाँ पे डीमर्जर हो गया था, और बेसिकली जो केमिकल और डाइस सेगमेंट में काम करते हैं, उसका नाम है मेगमनी ऑर्गेनिक्स। इनफैक्ट ये कंपनी की खासियत है कि करीबन 83% जो पिगमेंट्स का जो आउटपुट है वो एक्सपोर्ट करते हैं। कंपनी ने पिछले साल 1600 करोड़ पे करीबन 185 करोड़ का प्रॉफिट किया था, और पहले तिमाही में भी करीबन बहुत अच्छा नंबर, करीबन 68 करोड़ का प्रॉफिट किया है। हमारा मानना है कि पूरे साल के लिए इस साल कम से कम 210-225 करोड़ की प्रॉफिट आएगी। और जिस प्रकार से दूसरे केमिकल और डाई कंपनीज में तेजी हो गई, यहाँ पे अच्छी पॉसिबिलिटी लग रही है। तो यहाँ पे करीबन 170-180 का टारगेट प्राइस लेके इसको भी खरीदा जा सकता है। इसमें भी नतीजे Q2 को तो अच्छे आएंगे, लेकिन FY22 में एक्सपेंशन का भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट इनको बेनिफिट मिलेगा। तो ये मेरी तरफ से दूसरा पिक है जो केमिकल्स और डाइस्टफ सेगमेंट में ये काम करती है, और यहाँ पे 175-180 का टारगेट रख के खरीदा जा सकता है। चलिए, तो मेक मनी ऑर्गेनिक्स आपकी पिक, जहां पर 175-180 का टारगेट प्राइस रखकर आप रणनीति बना सकते हैं। जमुना ऑटो भी खरीदारी की सलाह अविनाश गोरक्षक की तरफ से, और 150 का टारगेट प्राइस, और आपका नजरिया लगभग 6 से 8 महीने का हो सकता है। अमित की ओर रुख करते हैं। अमित, बताएं आपकी पिक्स क्या हैं और क्यों हैं? कविता, मेरे 2 पिक्स रहेगी आज के लिए, बाई कॉल रहेगी दोनों साइड। सबसे पहला जो कॉल रहेगा वो डीसीएम श्रीराम। हम देख रहे हैं यहाँ से मिनिमम लास्ट 6 to 8 मंथ से हम देख रहे हैं कंप्लीटली स्पेशलिटी केमिकल में ये मोमेंटम आते हुए दिख रहा है हमें। और यहाँ से डीसीएम श्रीराम इसलिए सिलेक्ट किया, हमने देखा है कि लास्ट 8 से 10 हफ्ते तक हम लोग ने कंटिन्यूसली एक रेंज में प्ले आउट करता हुआ दिखा, और ये हफ्ते में कंसल्टेशन ब्रेकआउट आते हुए दिखा हमने डीसीएम श्रीराम में। और ओवरऑल फंडामेंटल भी हम देखें यहाँ से, तो कॉस्टिक सोडा और पीवीसी का यहाँ से वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज होते हुए दिख रहा है, जिसकी मेजर सप्लाई चाइना और यूएस है। तो यहाँ से उनको डीसीएम श्रीराम को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, और उसके साथ एक प्राइस वॉल्यूम भी एक्शन भी आते हुए दिख रहा है। मुझे लग रहा है डीसीएम श्रीराम में बड़ी तेजी हमें ये हफ्ते और 1 से 2 हफ्ते के अंदर दिख सकती है। तो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करो। डाउन साइड में 1145 का स्टॉप लॉस रहेगा, अपसाइड में 1300 से 1350 के टारगेट के लिए डीसीएम श्रीराम बाई करना चाहिए। जो दूसरा PSU बैंक से बैंक ऑफ बड़ौदा,
ओवरऑल बैंकिंग काउंटर्स का हम देखें और स्पेसिफिकली पीएसयू बैंक्स का ही देखें तो उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग लग रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में आज के दिन में हमने देखा तो वॉल्यूम ब्रेकआउट भी आते हुए दिख रहा है और वीकली पैटर्न जो हिसाब से बनती हुई दिख रही है वो हिसाब से लग रहा है यहाँ से अपसाइड में 92 से 94 का लेवल हम नेक्स्ट 1 से 2 दिन के अंदर ही दिख सकते हैं। सो जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा 94 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग भी दे रहा है वहां से हमें 110 से 115 का लेवल भी देखने मिल सकता है। तो स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन के हिसाब से लग रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा एक स्ट्रॉन्ग पिक रहेगी। 84.50 के स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अपसाइड में 94 से 96 के टारगेट के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा दूसरा बाय कॉल रहेगा। चलिए, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी की रणनीति, टारगेट आपको सुझाया जा रहा है 94 का। टीसीएम श्रीराम अमित की अगली चॉइस है जहां पे टारगेट 1300 का आपको सुझाया जा रहा है। लेकिन अविनाश और अमित, आप दोनों से मुझे एक एक स्टॉक और पूछना है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो पहली बार बाजार में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं। तो अविनाश, सबसे पहले आप कौन सा स्टॉक उनको रेकमेंड करेंगे और कितनी अवधि के लिए? देखिए, मुझे लग रहा है कि अगर पहली बार कोई निवेश कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि लार्ज कैप में ही निवेश करे, क्योंकि वहाँ पे जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है, रिस्क होता है, वो कम होता है। तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि अगर इनको इंश्योरेंस स्पेस में पैसा लगाना है तो मुझे लग रहा है कि HDFC लाइफ ये एक अच्छा विकल्प है। हालांकि अभी कोविड के कारण थोड़ी बहुत क्लेम्स बढ़ गए हैं, लेकिन अगर इनको लंबी अवधि के लिए कम से कम 1-2 साल का व्यू पॉइंट से खरीदना है तो HDFC लाइफ बहुत अच्छे रिटर्न आने वाले दिनों में देगा। डेफिनेटली इसमें इमीडिएटली रिटर्न्स नहीं आएंगे, बट अगर 1.5 साल का साल 1.5 साल का नजरिया है तो यहाँ पे अच्छा खासा रिवॉर्ड बन सकता है और ये उनके लिए एक अच्छी एंट्री पॉइंट बनेगी, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया में मुझे लग रहा है एक काफी बड़ा सेक्टर है और यहाँ पे HDFC लाइफ एक मार्केट लीडर है। तो यहाँ पे एक सेफ इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ इन्वेस्टमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन है। सेफ और ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, HDFC लाइफ, 1 से 1.5 साल का नजरिया। अमित, आप क्या कहेंगे? मेरा पिक अर्ली दिवाली पिक रहेगा। जो हिसाब से हम देखें तो नोसिल मेरा सिलेक्शन रहेगा यहाँ से। सो नोसिल के लिए हम देखें तो नोसिल कंप्लीटली एक रेंज में प्ले आउट करता हुआ दिख रहा है हमें लास्ट 2 से 3 साल में। कंटिन्यूसली 30 पॉइंट्स के प्ले आउट में करता है और उसके बाद कंसल्टेशन होता है स्टॉक। यहाँ से दिवाली तक मुझे लग रहा है स्टॉक में बड़ी खासी तेजी हमें देखने मिल सकती है। डाउन साइड में स्टॉक ने एक अच्छी खासी एक बेस बना लिया है। डाउन साइड में 285 से 290 का एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है काउंटर में। और अपसाइड में हम देखें तो कल और लास्ट 2 दिन के 17 में हम देखें तो अच्छा खासा वॉल्यूम बिल्डअप भी होते हुए दिख रहा है। सो मुझे लग रहा है दिवाली तक ये काउंटर अपसाइड में 340 से 350 के लेवल आने की पूरी शक्यता बन रही है। सो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए नोसिल में 350 के टारगेट के लिए, डाउन साइड में 285 का स्टॉप लॉस लगा के। 350 के टारगेट के लिए आपको अगर पहली बार निवेश कर रहे हो तो नोसिल में टारगेट दिया जा रहा है अमित की तरफ से। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कल की तैयारी के आज के इस शो में आने के लिए और दर्शकों को अपनी सलाह देने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए बने रहें ET9 स्वदेश के साथ। नमस्कार।